कहानी की शुरुआत एक बहुत ही सीरियस नोट के साथ होती है, जहां बताया जाता है कि कैसे आज से ठीक 29 दिन बाद पृथ्वी पर एक ऐसी मुसीबत आने वाली है जिसका अंदाजा अभी किसी को भी नहीं है। असल में पूरी दुनिया के साइंटिस्ट्स को अचानक डीप स्पेस से कुछ आर्टिफिशियल सिग्नल्स मिलने लगते हैं। ये ऐसे सिग्नल्स थे जो सिर्फ कोई इंटेलिजेंट लाइफ ही भेज सकती है। जल्द ही अलग अलग देशों के साइंटिस्ट्स उन सिग्नल्स को ट्रेस करके उनकी लोकेशन निकाल लेते हैं। इसकी लोकेशन किसी अजीब से एलियन प्लैनेट से आ रही थी जो पृथ्वी से करीब 600 लाइट ईयर्स दूर है। उन्हें रियलाइज होता है कि उन सिग्नल्स में किसी तरह का फॉर्मूला कोड है। इसके बाद साइंटिस्ट्स उस एलियन सिग्नल से मिली जानकारी का इस्तेमाल करके अपनी लैब में एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। वे इस फॉर्मूले वाले लिक्विड को चूहों में इंजेक्ट करते हैं और उन पर रिसर्च शुरू कर देते हैं ताकि देख सकें कि एलियन फॉर्मूले का पृथ्वी के जीवों पर क्या असर होता है। हालांकि अभी किसी को अंदाजा नहीं था कि वे कितनी बड़ी गलती कर चुके हैं। दूसरी तरफ हम कैरल नाम की एक नोबेल राइटर को देखते हैं जो अपनी फिक्शन कहानियों के लिए बहुत फेमस है। कुछ ही दिनों में वो और भी ज्यादा फेमस हो गई है क्योंकि उसका रीसेंट नोवेल सबसे ज्यादा बिक रहा है। बहुत से लोग सिर्फ उसके साथ फोटो और ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। हालांकि कैरल को खुद का नोबेल उतना पसंद नहीं आता। उसका मानना है कि वो इससे भी बेहतर लिख सकती है, इसीलिए वो अपने अगले नोबेल को शुरू करने से पहले अपनी लवर हेलेन के साथ कुछ दिन की छुट्टियां बिताने निकल पड़ती है। कैरल एक लेस्बियन है। ठीक इसी वक्त साइंटिस्ट्स उस एलियन फॉर्मूले को चूहों पर टेस्ट कर रहे होते हैं। दो रिसर्चर्स पूरे प्रोटेक्टिव सूट पहनकर एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चूहों की टेस्टिंग कर रहे थे जिन्हें पिछले कुछ दिनों में वो फॉर्मूला दिया गया था। तभी वे देखते हैं कि बाकी चूहे तो नॉर्मल हैं, लेकिन एक चूहा हिल डुल नहीं रहा है। जेनी नाम की एक रिसर्चर हाथ से ग्लव्स उतारकर उस चूहे की पल्स चेक करने लगती है, पर जैसे ही वो ऐसा करती है चूहा उठकर उसके हाथ पर काट लेता है। जेनी जल्दी से चूहे को नीचे फेंककर अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करने जाती है ताकि इन्फेक्शन न फैले। तभी उसका साथी चूहे को पकड़कर बॉक्स में लॉक कर देता है, लेकिन पीछे से जेनी, जिसे चूहे ने काटा था, अजीब तरह से कांपने लगती है, मानो चूहे के काटने से उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में न हो। उसका साथी उसे जल्दी से बाहर ले आता है, लेकिन तब तक जेनी पूरी तरह बदल चुकी होती है। बाहर आते ही वो दूसरे एम्प्लॉय को किस कर लेती है। इसके बाद जिसे उसने किस किया वो किसी और को किस कर लेता है। सिर्फ किसेस के जरिए ये इन्फेक्शन अब लैब के सभी एम्प्लॉयज में फैल जाता है। इसके बाद सब लोग अचानक एक साथ एक ताल में काम करने लगते हैं। सब पहले से ज्यादा शांत और चुपचाप हो जाते हैं, जैसे उन्हें अब बात करने की जरूरत ही ना हो। हर किसी को पहले से पता होता है कि उसे क्या करना है। ये इन्फेक्शन अब खाने के जरिए बाहर फैलने लगता है। दूसरी तरफ उस बड़े इवेंट को होने में अब सिर्फ 3 घंटे बचे हैं। कैरल इन सब बातों से बेखबर अपनी लवर हेलेन के साथ छुट्टियों से वापस लौट आती है। अब उसे अपने अगले नोबेल पर काम शुरू करना है। कैरल उसे अपनी बेस्ट कृति बनाना चाहती है। रास्ते में दोनों लवर्स एक बार में ड्रिंक्स के लिए रुकती हैं, क्योंकि हेलेन जानती है कि एक बार कैरल ने लिखना शुरू किया तो वो अगले कई महीनों तक किसी से नहीं मिलेगी। दोनों कुछ ड्रिंक्स लेने के बाद बाहर स्मोक करने के लिए जाते हैं। तभी दोनों ऊपर आसमान की तरफ देखते हैं कि अजीब वजह से बहुत सारे प्लेन एक साथ एक पैटर्न में उड़ रहे हैं, वो भी एकदम परफेक्ट सिंक में, जिसे देखकर दोनों हैरान रह जाते हैं। हवा में इतना मुश्किल पैटर्न बनाना कोई आसान बात नहीं है। अब दोनों इसके बारे में इंटरनेट पर सर्च करते हैं। तभी उनके पीछे एक आदमी की गाड़ी पार्किंग में टकरा जाती है। कैरल दौड़कर देखने जाती है और देखती है कि वो आदमी बहुत बुरी तरह कांप रहा है। इसका मतलब इन्फेक्शन अब बाहर भी फैल चुका है। कैरल उसे संभालती उससे पहले ही वो देखती है कि उसकी लवर हेलेन भी कांपने लगी है। वो नीचे गिर जाती है। कैरल डरकर बार में मदद मांगने जाती है, लेकिन वहाँ तो अब हर कोई कांप रहा है। आसपास के लोग कांपते कांपते नीचे गिरने लगते हैं। कैरल को कुछ समझ नहीं आता कि अचानक सब तरफ ये क्या हो रहा है। सबसे अजीब बात ये थी कि इन्फेक्शन का असर कैरल पर नहीं होता। वो सबके बीच अकेली नॉर्मल रहती है। वो जल्दी से एक लड़की का फोन लेकर पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी लाइन काम नहीं कर रही। अब कैरल खुद हेलेन को एक ट्रक में उठाकर पास के हॉस्पिटल ले जाने लगती है ताकि जान सके कि आखिर हो क्या रहा है। रास्ते में वो देखती है कि कई गाड़ियां पलटी हुई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अचानक पूरे शहर की लाइटें एक साथ जल उठती हैं, यानी जो कुछ भी हो रहा है सब एक साथ हो रहा है। कैरल जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचती है, लेकिन जैसा बाहर हुआ था यहाँ भी कैरल को छोड़कर बाकी सब इन्फेक्टेड होकर कांप रहे हैं। यहाँ तक कि कोई डॉक्टर भी होश में नहीं है। कैरल को समझ नहीं आता कि वो खुद कैसे नॉर्मल है। वो हेलेन को चेक करती है और देखती है कि इतनी देर कांपने के बाद बेचारी हेलेन की मौत हो चुकी है। कैरल अब सिवाय रोने के कुछ नहीं कर सकती। तभी रोते हुए कैरल देखती है कि जो लोग इन्फेक्टेड होकर कांप रहे थे वे अचानक उठकर खड़े हो जाते हैं। हालांकि हेलेन नहीं उठती क्योंकि वो सच में मर चुकी है। वो लोग कैरल को घेर लेते हैं और उसे किस करके इन्फेक्टेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार भी कैरल को कुछ नहीं होता। इसके बाद वे लोग बिना कुछ बोले अपने आसपास के काम करने लगते हैं। कैरल डरकर हेलेन की बॉडी लेकर अपनी गाड़ी से घर की तरफ भागती है। रास्ते में वो नोटिस करती है कि अब सब लोग उठकर खड़े हैं। अजीब बात यह है कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा, बल्कि सब मिलकर शांति से आसपास की सफाई कर रहे हैं। कैरल जल्दी अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसे याद आता है कि घर की चाबियां तो हेलेन ने कहीं छिपा दी थी, यानी वो दरवाजा नहीं खोल पाएगी। तभी पीछे से पड़ोस के 2
बच्चे आते हैं और एक साथ बहुत शांत आवाज में कहते हैं कि कैरल को डरने की जरूरत नहीं है, उसे जल्दी ही सब पता चल जाएगा। वे उसे शांत रहने को कहते हैं और चाबी की जगह दिखाकर चले जाते हैं। कैरल डर के मारे हेलेन की बॉडी अंदर ले जाती है और घर के सारे दरवाजे खिड़कियां लॉक कर लेती है। उसे लगता है कि बाहर के इन्फेक्टेड लोग कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। वो खिड़की से देखती है कि बाहर सब लोग एक परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ तबाही को साफ कर रहे हैं जो एक्सीडेंट्स की वजह से हुई थी। कैरल जानकारी के लिए टीवी ऑन करती है। टीवी पर खुद प्रेसिडेंट आते हैं और बहुत शांत लहजे में सीधे कैरल को मेंशन करते हैं। वे सीधे कैरल का नाम लेकर कहते हैं कि पूरे देश में अब सिर्फ वही एक इंसान बची है जो अभी भी नॉर्मल है। टीवी पर प्रेसिडेंट और बाकी लोग कैरल को सब सच जानने के लिए एक नंबर पर डायल करने को कहते हैं। कैरल जल्दी से उस नंबर पर कॉल करती है। फोन पर एक आदमी बहुत ही शांत और सुलझी हुई आवाज में कैरल से बात करता है। वो सबसे पहले कैरल को यकीन दिलाता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है और उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो उसे अगले कुछ दिनों तक घर के अंदर ही रहने की सलाह देता है ताकि बाहर मची तबाही को साफ किया जा सके। कैरल घबराते हुए पूछती है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, लोग बिना बात किए एक दूसरे के साथ तालमेल में काम कैसे कर रहे हैं। इसके जवाब में वो आदमी बताता है कि आज की रात के बाद से दुनिया का कोई भी इंसान अब अकेला नहीं है। वे सब एक सामूहिक चेतना से जुड़ चुके हैं, एक ऐसा सिग्नल जो सबको एक साथ ऑर्डर दे सकता है। और ये ऑर्डर कोई इंसान नहीं बल्कि वो एलियंस दे रहे हैं जो पृथ्वी से 600 लाइट ईयर्स दूर हैं। वो आदमी कैरल को समझाता है कि 14 महीने पहले एलियंस ने पृथ्वी को खोजा था। तब से वे इंसानी इतिहास और बर्ताव को स्टडी कर रहे थे। उन्हें पता था कि इंसान चाहे कुछ भी हो जाए उनके भेजे गए सिग्नल्स को डीकोड जरूर करेगा। उन्होंने सिग्नल के जरिए ऐसा फॉर्मूला भेजा जिससे इंसानी दिमाग उनके हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाए। अब धरती के इंसानों की अपनी कोई अलग सोच या पहचान नहीं बची है। वे सब एक यूनिफाइड एंटिटी बन चुके हैं। एलियंस ने इंसानी इतिहास देखा और पाया कि इंसान हमेशा एक दूसरे से लड़कर खुद को और प्लेनेट को नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए उन्होंने इंसानों को एक साथ मिलाकर पृथ्वी को बेहतर बनाने का फैसला किया। वो एंटिटी कैरल को बताती है कि उनके परफेक्ट सिग्नल के बावजूद पूरी दुनिया में उसके जैसे 12 लोग और बच गए हैं जिन पर इन्फेक्शन का कोई असर नहीं हुआ, यानी वे इम्यून हैं। वो कैरल को ऑफर देते हैं कि वो भी अपनी मर्जी से उनके साथ जुड़ जाए और दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करे। लेकिन कैरल गुस्से में फोन काट देती है क्योंकि वो बाकी लोगों की तरह अपनी पहचान खोना नहीं चाहती। पूरी दुनिया में इन्फेक्शन फैल चुका था। लोग अब रोबोट की तरह एक ही मिशन पर थे, सफाई और मरम्मत। तबाही के निशानों को मिटाया जा रहा था। इसी बीच एक और महिला एक प्लेन लेकर दूसरे देश की तरफ निकलती है ताकि ये देख सके कि क्या पूरी दुनिया का वाकई यही हाल हो गया है। अगली सुबह जब कैरल की आंख खुलती है तो उसे यकीन ही नहीं होता कि सिर्फ एक रात में पूरी दुनिया बदल चुकी है। वो सबसे पहले अपनी मरी हुई लवर हेलेन को दफनाने का फैसला करती है। दरअसल हेलेन जैसे कई लोग जो इन्फेक्टेड तो हुए लेकिन हाइव माइंड से कनेक्ट नहीं हो पाए, वे मारे गए थे। कैरल अपने गार्डन की पत्थरीली जमीन को खोदते खोदते थक जाती है पर गड्ढा गहरा नहीं हो पाता। तभी वहाँ हाइव माइंड से जुड़ी एक लड़की आती है और कैरल को पानी ऑफर करती है। कैरल गुस्से में पूछती है कि क्या वे सब उस पर नजर रख रहे हैं। वो लड़की बताती है कि ऊपर से ड्रोन्स और नीचे से वे सब उस पर नजर रखे हुए हैं ताकि वो डिहाइड्रेट होकर गिर न जाए। कैरल पानी फेंक देती है और पूछती है कि एलियंस को उसकी इतनी फिक्र क्यों है। तभी कैरल नोटिस करती है कि इस लड़की का चेहरा उसके फेमस नोवेल के हीरो जैसा है। वो लड़की अपना नाम जोसियाह बताती है और एक बड़ा राज खोलती है। वो कहती है कि जब हेलेन इन्फेक्टेड हुई थी तब उसकी सारी यादें हाइव माइंड में स्टोर हो गई थी। उन्हीं यादों से उन्हें कैरल की पसंद नापसंद का पता चला। इसलिए हाइव माइंड ने जानबूझकर इस लड़की को भेजा ताकि कैरल उससे कनेक्शन महसूस करे और उनके साथ शामिल होने के लिए राजी हो जाए। कैरल गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि वो कभी उनका साथ नहीं देगी। एलियंस को कोई हक नहीं कि वे इंसानों के भविष्य का फैसला करें। जैसे जैसे कैरल का गुस्सा बढ़ता है जोसियाह बेहोश हो जाती है। कैरल गुस्से में गाड़ी लेकर निकलती है लेकिन रास्ते में वो देखती है कि जो लोग हाइव माइंड से कनेक्टेड थे वे अचानक जड़ हो गए हैं। जोसियाह पीछे से आकर उसे बताती है कि यही वजह है कि हाइव माइंड उसे अपने साथ जोड़ना चाहता है। कैरल के स्ट्रॉन्ग इमोशंस एलियंस के कनेक्शन को कमजोर कर रहे हैं। उसके गुस्से की वजह से लोगों का हाइव माइंड से लिंक टूट गया और वे जहाँ थे वहीं रुक गए। जब कैरल शांत होती है तो लोग फिर से नॉर्मल होकर काम करने लगते हैं और उससे शांत रहने की गुजारिश करते हैं। कैरल वापस घर आती है जहाँ जोसियाह उसे बताती है कि अब से वही हाइव माइंड की रिप्रेजेंटेटिव बनकर उसके साथ रहेगी। कैरल पूछती है कि उसके गुस्से की वजह से कितने लोगों का नुकसान हुआ। जोसियाह का जवाब सुनकर कैरल के होश उड़ जाते हैं। जोसियाह बताती है कि कैरल के स्ट्रॉन्ग इमोशंस की वजह से लाखों लोगों का कनेक्शन टूटा और काम के बीच में जैम हो जाने की वजह से अब तक लगभग 10 लाख लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सुनकर कैरल बुरी तरह डर जाती है कि अनजाने में ही सही उसने लाखों लोगों की जान ले ली है। इसके बाद हाईवे माइंड कैरल की मदद के लिए एक गड्ढा खोदने वाली मशीन भेजता है और जोसियाह खुद कैरल के लिए सारा काम कर देती है ताकि उसे और परेशानी न हो। अब कैरल जोसियाह से पूछती है कि उसके अलावा पूरी दुनिया में और कितने लोग इन्फेक्शन से अछूते रह गए हैं। जोसियाह बताती है कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से पूरी
दुनिया में कैरल को मिलाकर कुल 13 लोग ऐसे हैं जो एकदम नॉर्मल हैं, बाकी या तो मर चुके हैं या हाइव माइंड से जुड़ चुके हैं। कैरल फैसला करती है कि वो इन सभी इम्यून लोगों से मिलेगी और फिर सब मिलकर तय करेंगे कि इस एलियन एंटिटी को पृथ्वी से बाहर कैसे निकालना है। जोसिया हाइव माइंड के जरिए बताती है कि सभी लोग कैरल से मिलने के लिए तैयार हैं और हाइव माइंड खुद उन्हें एक जगह मिलवाएगा। जोसिया कैरल को एक प्राइवेट प्लेन में मीटिंग पॉइंट पर ले जाती है। कैरल नोटिस करती है कि हाइव माइंड उसके लिए सब कुछ कर रहा है, लेकिन उसकी नजर में हर इंसान को सिर्फ आजादी चाहिए। फाइनली कैरल बाकी इम्यून लोगों से मिलती है जो दुनिया के अलग अलग कोनों से आए थे। इनमें लक्ष्मी नाम की एक महिला इंडिया से भी आई थी। सब कैरल को बताते हैं कि कैसे उनके परिवार पहले ही हाइव माइंड का हिस्सा बन चुके हैं और सिर्फ वे ही बच पाए हैं। तभी वे देखते हैं कि उनका एक और मेंबर डियागो प्रेसिडेंट के प्राइवेट प्लेन में आ रहा है। डियागो इस नई सिचुएशन का पूरा फायदा उठा रहा है। क्योंकि हाइव माइंड इम्यून लोगों को उनकी पसंद की हर चीज दे रहा है, इसलिए डियागो ने लड़कियों से लेकर आलीशान प्लेन तक सब कुछ हाइव माइंड से मांग लिया है। डियागो सबको कहता है कि अब वे इस नई दुनिया में जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन कैरल को सबसे अकेले में बात करनी थी, इसलिए वो हाइव माइंड के कंट्रोल वाले सभी लोगों को बाहर भेज देती है और सारे माइक्रोफोन्स और रिकॉर्डिंग डिवाइसेस बंद कर देती है ताकि एलियंस उनकी बातें न सुन सके। कैरल किसी भी तरह सबको हाइव माइंड के कंट्रोल से छुड़ाकर दुनिया को पहले जैसा बनाना चाहती थी। वो बाकी लोगों से पूछती है कि क्या उनमें से कोई साइंटिस्ट या रिसर्चर है जो एलियंस की कमजोरी बता सके, लेकिन बदकिस्मती से किसी को कुछ नहीं पता था। तभी लक्ष्मी कैरल पर बुरी तरह फट पड़ती है। वो रिवील करती है कि कल जब कैरल को गुस्सा आया था और हाइव माइंड का कनेक्शन टूटा था, उस वक्त इंडिया में काम कर रहे उसके दादाजी की भी मौत हो गई थी। वो चिल्लाकर कहती है कि पूरी दुनिया में जो 10 लाख से ज्यादा लोग मरे हैं वो सिर्फ कैरल की वजह से मरे हैं। लक्ष्मी आगे कहती है कि कैरल को ये समझना होगा कि एलियंस हमें नुकसान पहुंचाने नहीं बल्कि पृथ्वी को हील करने आए हैं, क्योंकि इंसान पिछली कई सदियों से बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों और ओवर पॉपुलेशन की वजह से इस ग्रह को तबाह कर रहा था। एलियंस के आने से अब पृथ्वी का वातावरण सुधर रहा है। अब कैरल को छोड़कर बाकी सभी इम्यून लोगों का मानना यही था कि एलियंस ने आकर सब ठीक कर दिया है। डियागो कहता है कि हाइव माइंड की वजह से दुनिया में काफी सुधार हो रहा है। अचानक हर तरफ क्राइम बंद हो गया है। इंसान ने जिन जानवरों को कैद कर रखा था, हाइव माइंड ने उन सबको आजाद कर दिया है। दूसरी तरफ अब दुनिया के जितने भी लोग हाइव माइंड से जुड़े हैं वे सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी वेजिटेरियन खाना ही खाते हैं। यानी हाइव माइंड के आने के बाद अब कोई भी इंसान सिर्फ स्वाद के लिए जानवरों को नहीं मार सकता। एलियंस के लिए पृथ्वी का हर जीव, चाहे वो इंसान हो या जानवर, सब बराबर है। डियागो ये भी बताता है कि अब हर इंसान बिना किसी लालच के अपना काम करता है। अब कोई अमीर या गरीब नहीं बचा, सब बराबर हो गए हैं। कैरल कहती है कि ये सब देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन वक्त के साथ इंसान अपनी सोचने समझने की शक्ति खो देगा। पर बाकी सब कहते हैं कि वे खुद भी इन्फेक्टेड होकर अपने परिवार की तरह हाइव माइंड का हिस्सा बनना चाहते हैं। वे अब नॉर्मल नहीं रहना चाहते, क्योंकि उनके हिसाब से उनका परिवार वहाँ बहुत खुश है। कैरल इसे एक नशे की तरह बताती है। वो कहती है कि जैसे एक नशेड़ी नशे में रहकर खुश होता है और नशे की तारीफ करता है, लेकिन जिसे नशा नहीं है उसे पता होता है कि ये खुशी उसके शरीर को बर्बाद कर रही है। कैरल का मानना है कि जब इंसानों के पास अपनी खुद की इच्छा और आजादी ही नहीं है तो उस खुशी का कोई मतलब नहीं रह जाता। डियागो कैरल को ये दिखाने के लिए कि इस नई दुनिया में वे कितने ऐशो आराम से रह सकते हैं, एक आलीशान लंच ऑर्गेनाइज करता है। वहाँ हाइव माइंड के कंट्रोल वाले लोग उनकी सेवा कर रहे थे। लंच के दौरान जोसिया सबको बताती है कि चूंकि हाइव माइंड की नजर में सब जीव बराबर हैं, इसलिए अब से कोई भी नॉनवेज नहीं खा पाएगा। किसी भी जीव को मारकर खाने की इजाजत नहीं है। ये सुनकर बाकी सब तो खुश होते हैं, लेकिन कैरल फिर से गुस्से में मछली खाना छोड़कर उठ जाती है। उसे छोड़कर कोई नहीं चाहता कि दुनिया फिर से पहले जैसी हो। कैरल के गुस्से की वजह से एक बार फिर हाइव माइंड का कनेक्शन टूटने लगता है और आसपास के लोग वहीं गिर जाते हैं। जब सब शांत होता है तो कैरल को बहुत बुरा लगता है कि उसके गुस्से की वजह से दूसरी बार लोगों को तकलीफ हुई। बाकी इम्यून मेंबर्स, जिनके परिवार के लोग कैरल के गुस्से की वजह से ट्रांस में चले गए थे, वे सब गुस्से में कैरल को छोड़कर चले जाते हैं। अब कैरल के पास सिर्फ डियागो बचा था। वो भी कैरल से कहता है कि वो अब अपने प्राइवेट प्लेन में पूरी दुनिया घूमेगा। वो जाते जाते जोसियाह को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुनकर कैरल को और भी गुस्सा आता है कि डियागो अपनी हवस के लिए किसी की बॉडी का इस तरह इस्तेमाल कैसे कर सकता है। दूसरी तरफ जोसियाह खुद अपने लिए यह फैसला नहीं ले सकती कि वो डियागो के साथ जाना चाहती है या नहीं। जो कुछ भी हाइव माइंड उसे कहेगा उसे वही करना होगा, और हाइव माइंड सभी नॉर्मल लोगों को खुश रखना चाहता है ताकि वे अपना कंट्रोल न खोएं। जबकि कैरल तो शुरू से ही फ्रीडम और कंट्रोल की बात कर रही थी। हकीकत तो यह है कि अब इन लोगों में से किसी के पास भी खुद के लिए फैसला लेने की कोई आजादी नहीं बची है। डियागो ने हाइव माइंड से जो कुछ भी मांगा उसे वो सब मिला। अब यहाँ से कैरल यह फैसला लेती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए, भले ही कोई उसका साथ न दे, वो अब अकेले ही इस हाइव माइंड को खत्म करके पूरी दुनिया को फिर से पहले जैसा बना देगी। तो अब यहाँ से कैरल आगे क्या करेगी और आखिर ये हाइव माइंड क्या बला है? क्या इसकी कोई कमजोरी है?